मेरे साथ एकनाथ खड़से साहब जुड़ चुके हैं। खड़से साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, वरिष्ठ नेता हैं महाराष्ट्र के, मैं सालों से आपको जानता हूं, मैं सबसे पहले आपको ये जानना चाहूंगा कि आज जो कहा कि मैं शरद पवार का बेटा नहीं हो पाया अजीत पवार ने, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे अध्यक्ष पद क्यों ना मिले, और बाद में अंततः वो अध्यक्ष बन गए। आप कैसे देखते हैं इसको? आप खुद थे आज शरद पवार जी के साथ। देखो, शरद पवार साहब ने जो किया आगे चल के, अजित पवार ने एक बार ऐसा किया, कहा था कि मैं मुझे ये उप मुख्यमंत्री से पद से मुक्त कर दो, अध्यक्ष बना दो, तो मैं पार्टी को ठीक ढंग से डिसिप्लिन लाऊंगा, ऐसा कहा था। पर कहीं ना करने में बड़ा अंतर होता है। जहां तक अभी देखा तो अजय दादा पवार सत्ता के लिए जहाँ सत्ता छोड़ के फडणवीस साहब के तरफ चले गए, मुझे लगता है कि वो भारतीय एनसीपी का अध्यक्ष होने के बाद भी वहां चले जाते थे। तो ऐसे नहीं है जो सत्ता के लिए इधर उधर होते हैं, वो पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद अगर चले जाते तो पार्टी की पूरी इज्जत चले जाती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अजित दादा पवार अभी जो गए हैं वो ईडी वगैरह तो बात अलग है, पर सत्ता के लिए पहले बात है। ईडी तो पहले से लगी थी, डर तो ईडी का था ही। जब ईडी का डर था तो कई लोग ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आए हैं जो ईडी के डर से आए पर सत्ता स्थान पे नहीं गए हैं। तो यहाँ सबके सब जो बड़े चेहरे थे एनसीपी के, वो ईडी के डर से भी और सत्ता के लिए भी वो फडणवीस साहब की तरफ गए हैं। ठीक है, एकनाथ जी आप जुड़े रहिए, मेरे साथ जफर इस्लाम भी हैं, आप ही के सवाल को मैं उनके पास ले जाता हूं। जफर भाई बताइए, लोग कह रहे हैं एनडीए की सरकार नहीं ईडीए की सरकार है। ईडीए का मतलब भी मैं आपको बता दूं, ई से एकनाथ, डी से देवेंद्र और ए से अजीत। और डर किसका है? आइस का। आई से इनकम टैक्स, सी से सीबीआई और ई से ईडी। तो ये एनडीए की नहीं ईडीए की सरकार है। एकनाथ, देवेंद्र और अजीत, वो भी आइस के डर से। देखिए, हकीकत यह है दीपक भाई के, जब कोई आदमी चोरी करता है तो उसको डरना चाहिए। अब अगर अजीत पवार जी शरद पवार जी के साथ है, उठते बैठते खाते पीते सब जगह साथ, तो उसका कुछ नहीं है। लेकिन आज अगर चाह रहे हैं तो सुप्रिया बहन कह रही है कि न खाने, कहां से खाया दिखाऊंगी, कहां से खा। अरे भाई, अगर वाकई खाया था, दिखाने की बात थी तो दिखा देते, निकाल देते पॉकेट से, पार्टी से इन लोगों को बर्खास्त कर देते। तब मैं समझता कि आप पे लीडरशिप की क्वालिटी है, आप करप्शन के जो है खिलाफ काम कर रहे हैं। आपने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया। आपके पार्टी में है तो वो सही है, दूसरे पार्टी में वो अपना, अगर वो सरकार में ज्वाइन कर लेता तो कल आपके लिए खराब हो जाता है। तो ये तो गलत है इसका। हाँ, आप अगर किसी पार्टी से आप बर्खास्त करते करप्शन के ग्राउंड में किसी को, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लेती, तो आप कहते कि आप हमने इसको इस ग्राउंड पे बर्खास्त किया था। आपके घर में है तो ठीक है, वही चीज दूसरे घर में अपने या सरकार में चला जाए तो खराब है। ये गलत मानसिकता है। आप ये कोर्ट करेगा डिसाइड कि कौन है नहीं है। ईडी अपना काम करे, ईडी के कोई हस्तक्षेप नहीं है। ईडी अपना काम करे, इनकम टैक्स अपना काम करेंगे, सीबीआई अपना काम करेगी, जो और देश की एजेंसियां अपना काम करेंगे। इंडिपेंडेंट उनका अप्रोच है, उनको कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन अगर उसमें कल को किसी को भी अगर हो सकता है, जहां पर बैठे एकनाथ खड़से जी हो, मैं हूं, दीपक भाई आप हो, या चैनल पे बैठे कोई भी हो, सबके लिए ईडी बराबर है। वो किसी के उसके पास जब लीड आता है उसके बेसिस पे हो जाती है। अगर उसके पास कोई एविडेंस है तो जाती है। उस बातचीत करने के बाद, रेड करने के बाद या मिलने के बाद और ज्यादा संबंध करने के बाद और ज्यादा जानकारी लगती है। तो ये तो ईडी का एजेंसीज का काम है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, इसलिए उनका ये है। लेकिन ये अपने बारे में बताया, अपने अंदरूनी मामले को, अभी जो कीचड़ जो फैला रहे बाहर में, डर्टी लिनन जो वॉश करने की कोशिश सुप्रिया जी कर रही है, उन्हें तो पहले करना चाहिए था अगर वाकई उसमें कोई सच्चाई होती तो। लेकिन आज जब चिड़िया चुग गई तो आप बोल रहे हैं कि ये ऐसा कैसे हुआ भाई, हम उसको दिखाएंगे। देखिए, ये सब खिसियानी बिल्ली वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके पार्टी में से निकाल किसी को दे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी ले, तो आपको कहने का अधिकार है। आपके घर में अगर वो है और नहीं निकाला, दूसरी पार्टी में सरकार में ज्वाइन किया, आपको कोई अधिकार नहीं। ठीक है, अब मुझे एक बताइए एकनाथ खड़से जी, मैं गलत तो नहीं हूं, आप देवेंद्र फडणवीस के सबसे बड़े आलोचकों में से एक रहे हैं? नहीं, ये बात तो सही है कि मैं आलोचक हूँ तत्व का, और मुझे ये मालूम है कि देवेंद्र फडणवीस साहब से साथ में कई सालों तक काम किया। हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ पार्टी को भी बढ़ाया,
और मुझे है कि 2014 तक मैं अपोजिशन लीडर था, उसके पहले मैं ग्रुप लीडर था, और हमने एक माहौल खड़ा किया था। माहौल खड़ा करने के बाद कारण हमारे अकेले बीजेपी के अलायंस न होने के बाद 123 एमएलए हमारे चुन के आए थे, और उसके बाद में जो कुछ हुआ कि किसको डिसीजन करना है, किसको नहीं करना है, इसके बारे में लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। अजीत दादा पवार कहते हैं कि मैंने तो शरद राव पवार के कहने पर ही देवेंद्र फडणवीस के साथ जाके डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। क्या अजीत पवार बिना शरद पवार के कहे देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ले सकते थे, या इसमें देवेंद्र फडणवीस का कोई खेद था? समझा दीजिए। ये बात में कुछ तथ्य है कि वो वहाँ माहौल उचित, वहाँ जो परिस्थिति थी वो अलग थी। देखो उस समय ऐसा था कि किसी की भी सरकार महाराष्ट्र में नहीं थी। अगर सरकार नहीं थी, सरकार नहीं थी तो समय अगर अजीत दादा शपथ नहीं लेते थे तो यहाँ राष्ट्रपति राजवट लागू हो जाती थी, और राष्ट्रपति राजवट लगाना और दूसरी तरफ से बीजेपी की सरकार लाना। इसलिए ये जो शपथ विधि हुआ मॉर्निंग का, वो सक्सेस रहा। इसलिए सक्सेस रहा कि उसके बाद में जब अजीत दादा पवार वापस आ गए तो तीनों की मिलकर सरकार बन गई। अगर वहां या अजीत दादा नहीं जाते थे तो वहाँ के राष्ट्रपति राजवट है वो लग जाती थी, और यहाँ सरकार नहीं बनती थी, जहाँ बीजेपी की ही सरकार आगे चल के चलती थी या किसी के साथ अलायंस होकर चलती थी। ठीक है, अब मुझे मैं सीधे वापस विक्रम प्रताप सिंह जी के पास जाता हूँ, प्रणव अजमेरा जी के पास, क्योंकि सैयद जफर इस्लाम साहब ने भी बड़ी गंभीर बातें कही हैं शरद पवार जी के लिए। विक्रम प्रताप सिंह जी, आपने कहा था, क्या हुआ था उस दिन मॉर्निंग में 2019 को, जरा मुझे समझाइए, आपकी क्या जानकारी है? जफर भाई, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ प्रणव अजमेरा के पास जाने के बाद। दीपक जी, खड़से साहब ने पूरा खुलासा कर दिया कि इतना बड़ा जो साजिश हुआ था उस समय जो है, जो कि महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग था। लेकिन वही मैं बोला कि माननीय शरद चंद्र पवार साहब बहुत बड़े लीडर इस देश के जो है, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने जो है तोड़फोड़ की राजनीति किया। तो आज अगर उनके घर में अगर तोड़फोड़ हुआ है तो उसको कहीं ना कहीं उनको बर्दाश्त करना चाहिए। और अजीत दादा अगर जो है आज एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व वाली सरकार में अगर आके उप मुख्यमंत्री बने हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी दिखता होगा कि महाराष्ट्र का हित कहाँ पे है। और राष्ट्रवाद के अगर राष्ट्रवादी पार्टी उनका नाम जरूर था, लेकिन राष्ट्रवाद के पथ पे अगर वो कल आए हैं तो उनका स्वागत हम लोग ने करना चाहिए, और राष्ट्रवाद के मार्ग पे थोड़ा दिन चलने का उनको आशीर्वाद देना चाहिए पवार साहब को। तो और खड़से साहब ने खुलासा किया कि वो जो शपथ विधि सुबह सुबह हुआ था वो माननीय पवार साहब के हिसाब से हुआ था। और इतना बड़ा तोड़फोड़ की राजनीति करने वाले व्यक्ति के घर पे आज अगर तोड़फोड़ हुआ है तो थोड़ा सा उसको बर्दाश्त करने का धैर्यता भी दिखाना चाहिए पवार साहब को। बर्दाश्त करने की धैर्यता। अब प्रणय मेरा साहब, मुझे बताइए, शरद पवार जी पर यही आरोप तो लगते हैं कि वो तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, इधर उधर की राजनीति करते हैं, इसकी टोपी उसके सर। सबसे पहले उन्होंने वसंतदादा पाटिल की सरकार हटवा दी, इसी तरह उन्होंने 38-40 विधायक लेकर गए थे, खुद 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए। अब मुझे बताइए, जब उनके ही साथ ये हो रहा है तो उनको भी थोड़ा धीरज और संयम रखना चाहिए ना, जो विक्रम प्रताप सिंह जी कह रहे हैं। दीपक जी, विक्रम जी की बात जो है उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। उसके पीछे कारण ये है कि दीपक जी धैर्य 83 साल के हमारे नेता हैं, और इससे ज्यादा धैर्य कोई क्या रख सकता है। संडे को जब ये जो भी बात हुई, राज्य की राजनीति में उल्टा पलटी हुई, तब से अभी तक के सबसे ज्यादा धैर्य अगर पूरी राजनीतिक पर्यवेक्षता में किसी ने दिखाया तो वो आदरणीय पवार साहब ही है। हम युवा तो थोड़े से जोश में आकर कुछ अलग बोल बैठते हैं, कुछ गलत बोल बैठते हैं, कुछ गलत कर बैठते हैं, या कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जो अपेक्षित नहीं है एक अच्छी राजनीति में। पर ऐसा किसी भी प्रकार का वक्तव्य, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी साइन आदरणीय पवार साहब की तरफ से नहीं आया। जी न्यूज़।